चैनल। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें लॉज है जिस पे ये साल 2025 में सीईटी पे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 2026 में भी वैसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, 2027 मध्ये पण ही प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली आहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहला टर्म बच्चों इसमें आता है मैटर। अब व्हाट इज मैटर? भाई मैटर हो गया, जल्दी आ जाओ, हॉकी स्टिक लेके आ जाओ, वो मैटर क्या? नहीं बच्चों, मैटर इज एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज जिसको जगह लगेगी यानी स्पेस लगेगी या वॉल्यूम लगेगा। एनीथिंग दैट विल ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस यानी जगह या वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे मैटर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटर? मैटर इज एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाइज, ऐसी कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाइज, क्या ऑक्यूपाई करते हैं बच्चों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम, स्पेस यानी जगह। सो ऐसी कोई भी चीज जिसको या तो स्पेस लगे या तो जगह लगे। सॉरी, मैंने माइक पहना था, ऐसा गोल गोल लपेट जाती मैं उसमें। सो मैटर मतलब ऐसी कोई भी चीज विच विल ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम, जिसको जगह लगेगा या वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, अब हम जाएंगे मैटर के क्लासिफिकेशन चार्ट के पास। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन चार्ट पे एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम। अब बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन चार्ट देखो, ठीक है? रेडी हो सब? अब मैटर का क्लासिफिकेशन चार्ट देखो। मैटर को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं बच्चों हम प्योर सब्सटेंसेस, वन इज कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंसेस एंड वन इज कॉल्ड एज द मिक्सचर्स। अब ये प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है? तो बच्चों प्योर सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें वो चीज छोड़कर और कुछ नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला कि ये लड्डू प्योर घी के लड्डू है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये प्योर घी के लड्डू है? उसमें घी छोड़कर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, इट डज नॉट हैव ऑयल इन इट। अगर मैंने बोला कि ये प्योर गोल्ड है, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्योर गोल्ड? गोल्ड छोड़ के उसके अंदर और कुछ है ही नहीं। और मिक्सचर्स क्या होता है? दो या तीन चीजें मिक्स करके जो बना है, जैसे चिवडा, भेळ, याच्यामध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा किंवा तीनपेक्षा जास्त गोष्टी असतात, त्याला आपण म्हणतो मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस का तो आप डेफिनेशन समझ ही गए होंगे। मैं आपको पैरेलली डेफिनेशन भी लिख के दूंगी और वो चार्ट भी बना के दूंगी। प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या? कि उसमें वो चीज छोड़कर और कुछ है ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? substances that have a fixed composition. Substances that have a fixed composition. Fixed composition मतलब क्या है? कि उसमें वो चीज छोड़कर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिक्स्ड की जगह आपको बुक में एक वर्ड यूज किया गया है जिसको बोलते हैं डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब ही फिक्स, और आणि कॉम्पोजिशन म्हणजे ते ज्याच्यापासून बनलेलं आहे, वो जिससे बना हुआ है, तो उसमें वो चीज छोड़कर और कुछ नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस विच हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, वो छोड़कर उसके अंदर और कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद मिक्सचर। मिक्सचर मैंने क्या बोला बच्चों आपको? मिक्सचर्स मतलब वो दो या तीन चीजें मिक्स कर जो बना है, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। बराबर है? when two or more substances are mixed together, when two or more substances are mixed together, ठीक है? So what do you mean by pure substances? प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है उसमें वो चीज के अलावा और कुछ है नहीं, इट हैज अ डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर्स? दो या तीन चीजें मिक्स करके जो बना है। बराबर है? अब प्योर सब्सटेंसेस देखो बच्चों,
प्योर सब्सटेंसेस को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर को दो में कर सकते हैं। मैम कौन से दो है? तो बच्चों प्योर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक को हम बोलेंगे एलिमेंट्स, एक को हम बोलेंगे एलिमेंट्स और एक को हम बोलेंगे कंपाउंड। एक को हम बोलेंगे एलिमेंट्स और एक को हम बोलेंगे कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स दो है, एक को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और बच्चों एक को हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। मैटर ऐसी कोई भी चीज जिसको स्पेस या वॉल्यूम लगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम, दो में क्लासिफाई कर लिया, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स। प्योर मतलब उस चीज के अलावा उसमें और कुछ है ही नहीं, सो इट हैज डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। मैटर दो या तीन चीजें मिक्स करके बना है, इट डज नॉट हैव डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। अभी प्योर सब्सटेंसेस को दो में क्लासिफाई किया, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। अब बच्चों ये एलिमेंट क्या होता है और ये कंपाउंड क्या होता है? अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। आता एलिमेंट्स म्हणजे बघा काय असतं बच्चों। एलिमेंट्स का मतलब है, एलिमेंट का मतलब है, पहले तो वो प्योर सब्सटेंस है ऑफ कोर्स, तो पहला सेंटेंस तो वो ही जाएगा, एलिमेंट्स प्योर के अंडर आता है, सो इट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो हम बोलेंगे एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, बट वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक स्ट्रिप दे दी और बच्चों ये स्ट्रिप पे है सोडियम, आपने ये स्ट्रिप के कितने भी छोटे 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 टुकड़े किए, तभी भी जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो सोडियम का ही होगा। तो एलिमेंट मतलब आप उसको कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, सबसे छोटा टुकड़ा वो मेटल का ही रहेगा। आपने कैल्शियम ले लिया, आपने उसको छोटे 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 पाउडर में कन्वर्ट किया, वो पाउडर का भी सबसे छोटा पार्टिकल कैल्शियम का ही होगा। सो एलिमेंट मतलब वो ऐसे प्योर सब्सटेंसेस है जिनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। देखो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस के अंडर आते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? एलिमेंट्स आर, डेफिनेशन ध्यान से सुनो, दे आर प्योर सब्सटेंसेस, दे आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, उनको आप तोड़ नहीं सकते, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस, मतलब आप उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस। या बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। इतना याद रखो कि व्हाट डू यू मीन बाय योर एलिमेंट। तो बच्चों एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब वो प्योर के अंडर आते हैं और आप उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, आप उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इधर तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इधर तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो डन। उसके बाद एलिमेंट्स हो गया। अब बच्चों एलिमेंट्स के, अच्छा एक और चीज जो मैं वर्ड्स आपको बोर्ड पे लिख कर दे रही हूं बच्चों, आपको वही वर्ड्स यूज करने हैं। क्यों बोल रही हूं वही वर्ड्स यूज करने हैं? क्योंकि टेक्सचुअल लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक वर्ड भी इधर का उधर करते हो देन इट्स अ प्रॉब्लम, सो यू हैव टू यूज द एक्चुअल टेक्सचुअल वर्ड्स, नहीं तो कॉलेज वाले मार्क्स नहीं देते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स हो गया, अब उसके बाद आएगा कंपाउंड। कंपाउंड देखो, अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स भी वही है बच्चों, कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस के अंडर आते हैं, दे कम अंडर प्योर सब्सटेंसेस। और कंपाउंड भी ऐसे है जिनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सेम डेफिनेशन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कंपाउंड्स क्या है, आप आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक देखोगे तो वही है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस जिनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो।
ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस which cannot be further broken down। समझ में आया क्या? उसके बाद है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में एक है होमोजीनियस और एक है हेटेरोजीनियस। अब बच्चों होमोजीनियस मतलब देखो क्या है। मान लो आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, अब वो 1 ग्लास ऑफ वाटर में मैंने डाल दिया सॉल्ट और उसको मिक्स किया और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला अब मेरा नमक वापस दे। तो बच्चों इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। सो होमोजीनियस का मतलब है जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालो और उसको मिक्स करो, बट मिक्स करने के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं हो पाएगा। तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं हो पाता है, दोनों बिल्कुल दो दिल एक जान बन जाते हैं, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं ला 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 मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। when the solute is completely soluble in the solvent, यहाँ आप उसको एक और बड़ा सा वर्ड है जिसको बोलेंगे मिसिबल। ऐसे हाई-फाई लैंग्वेज में अगर पढ़ाना होगा तो उसको हम बोलेंगे when the solute is completely soluble और completely miscible in the solvent। so miscible का भी वही मीनिंग है, ठीक है। हाई-फाई लैंग्वेज यूज करने से कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो हेटेरोजीनियस। जीनियस है ये, जीनियस। अभी हेटेरोजीनियस मतलब देखो बच्चों, वापस ग्लास ऑफ वाटर, उसमें डाल दो 2 स्पून ऑफ ऑयल और मिक्स करो। ऑयल मिक्स होगा क्या? नहीं, ऑयल ये वाटर पे फ्लोट करेगा। तो बच्चों जब सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता है, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। तो जब 2 डिफरेंट लेयर दिखते हैं, एक ऑयल की एक पानी की, ऑयल वाटर पे बच्चों फ्लोट करेगा, उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। when the solute is immiscible मतलब not soluble in the solvent, it is called as a heterogeneous mixture। when the solute is immiscible in the solvent, it is called as heterogeneous mixture। समझ में आया क्या? जब दोनों दो दिल एक जान बन जाते हैं तो होमोजीनियस, कंप्लीटली मिसिबल। बट जब सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता है, 2 डिफरेंट लेयर फॉर्म होती है, उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इधर तक तो जमिया। अभी नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्स को फर्दर 3 में करते हैं। एक को हम बोलेंगे मेटल्स, एक को हम बोलेंगे नॉन मेटल्स और एक को हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। मेटल्स मतलब क्या है बच्चों? मेटल का मतलब है कि अभी यार ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, मेटल्स आर लाइक दिलदार। मतलब क्या है? तो बच्चों मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल है। जो कंजूस है लाइक पोपटलाल, आने दे, येऊ दे, जोरत दे, इलेक्ट्रॉन ते झाले नॉन मेटल। और एक होता है ना घर का ना घाट का, मेटल और नॉन मेटल के बीच में
उसको बोलेंगे मेटलॉइड। सो व्हाट आर मेटल्स? वो शाइन करते हैं, मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेटल्स। जो कंजूस है, शाइन नहीं करते, मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, वो हो गए नॉन मेटल। और मेटल नॉन मेटल के बीच के हो गए मेटलॉइड। समझ में आया? इज इट क्लियर? चलो अभी ये चार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, इनके डेफिनेशन पे आ सकता है, इनके एग्जाम्पल्स पे आ सकता है। व्हाट इज मैटर? अब पूरा चार्ट रिवाइज करा रही हूं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? Substances that have a definite composition. What are elements? Elements are pure substances which cannot be further broken down. What are compounds? Same, pure substances. ठीक है, उसके बाद metals, they are electropositive, यानी they donate electron, they have a luster, they are malleable, they are ductile, they are good conductors of electricity. Non-metals, they are not malleable, they are not ductile, they are bad conductors of electricity. Homogeneous mixture, when the solute and the soluble, when the solute and solvent are completely soluble, it is called as homogeneous. When the solute and solvent are immiscible, it is called as heterogeneous mixture. Is it clear? बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं, फिर बोलना मत कि मैम पता ही नहीं था क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये रही आपके लिए डेफिनेशंस, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े क्या आगे बॉस? चलो 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 नेक्स्ट देखो, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। आप सोच रहे होंगे ना मैम आप पीपीटी बना के क्यों नहीं सिखाते? पीपीटी बनानी है, पीछे टेक्स्ट बुक लगानी है, डेफिनेशन पढ़ के समझानी है, मजा नहीं आता बच्चों। ऐसा दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट होगा तो ऐसा प्लेन स्लाइड पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आपका बुक भी तो प्लेन ही है ना, तो मैं जैसे बोर्ड पे लिखूंगी वैसे ही आप बुक में लिखोगे। इसीलिए मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। आता मैंने इमॅजिन करा मी गेले आणायला हे आंबे आंबे आंबे, हे असं काय मॅम, व्हॉट इज दिस? आंबे। ठीक है, गेले आंबे आणायला, मी त्या बाईला म्हटलं मुझे मैंगोज चाहिए। वो बोलेगी कितना? मैं बोलूंगी बहुत। वो बोलेगी कितना? मैं बोलेगी बहुत। वो बोलेगी कितना? मैं बोलूंगी बहुत। वो बोलेगी कितना? मैं बोलूंगी बहुत। वो बोलेगी मैडम कितना? तो मैं बोलूंगी 2 मैंगो। फिर वो बोलेगी मैडम आपने तो बहुत बोला था। तो बच्चों जब मैं ये वर्ड यूज करती हूँ बहुत ज्यादा या बहुत कम, ये दोनों वर्ड्स का मतलब बहुत अलग हो जाएगा। किसी के लिए 2 भी बहुत है और किसी के लिए 10 भी कम है। तो हम कोई भी चीज को मेजर कैसे करें? तो बच्चों कोई भी चीज को मेजर करना है तो हमको चाहिए कुछ यूनिट। जैसे मैं अगर गई मार्केट में और मैंने बोला मेरे को 1 डझन अंबे द्या, मला 1 डझन अंबे द्या, ती बाई बराबर मेरे को 12 मैंगो निकाल के देगी। यस और नो, यस और नो, यस और नो। 12 मैंगोज देगी। क्यों? क्योंकि 1 डझन का वैल्यू फिक्स है। मैं उसको बोलूंगी भाई आधा डजन दे, तो वो बराबर बच्चों में को 6 मैंगो निकाल के देगी। क्यों? क्योंकि ये यूनिट फिक्स है। वैसे ही कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक वैल्यू फिक्स होना चाहिए, एक यूनिट फिक्स होना चाहिए। फिर अब ये वैल्यू, ये यूनिट ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में भी है और बाकी सारे जगह पे भी वो ही मेजर होगा। तो अपने को ऐसा यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा जो सब जगह बच्चों सेम होगा। जो सब जगह कैसा होगा? सेम होगा। फिर सब जगह ये जो यूनिट है ये सेम है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करें? तो बच्चों मेजरमेंट करने के लिए हम एक यूनिट डिसाइड करेंगे जिसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट। क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? देखो, इट इज आर्बिटरीली डिसाइडेड। इतना बड़ा वर्ड मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। इट इज म्यूचुअली, मतलब सबने मिलकर डिसाइड किया है। इट इज म्यूचुअली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब सबको ये एक्सेप्टेड है। आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट
which is termed as इंटरनेशनल मतलब सबको यही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आया क्या? ठीक है। सो व्हाट इज एसआई यूनिट? वो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है क्या? नहीं, वो सारी जगह पे एप्लीकेबल है। इट इज आर्बिटरीली डिसाइडेड मतलब सबने मिलके डिसाइड किया और पूरे दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिससे अपन वजन ले सके। यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट। अब हम कुछ चीजें देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे जिनके एसआई यूनिट हम मेजर कर सकते हैं। रेडी हो सब? एसआई यूनिट समझ गए? जो सब जैसे मैं बोलूंगी कि मेरा वजन 50 किलो है तो इधर भी 50 किलो रहेगा। अब दूसरे कंट्री में जाके बोलूंगी भाई मेरा वजन 50 किलो है तो उधर भी केजी का वैल्यू उतना ही रहेगा। सो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, ऐसा नहीं है इधर 1 kg का वैल्यू अलग उधर 1 kg का, असं नसतं बाळांनो। देखो अभी एसआई यूनिट, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज और उनका एसआई यूनिट। चलो प्रॉपर्टीज और ऑफ एसआई यूनिट। अब देखो फर्स्ट वन है लेंथ। यू नो लेंथ, ये प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ। दूसरा इसमें आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यस, एल। फिर आएगा टी फॉर टाइम। फिर वापस से आएगा टी फॉर टेम्परेचर। फिर आएगा एम फॉर मास। फिर आएगा ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फिर आएगा ई, इलेक्ट्रिक करंट। मैम आपको ये सातों के सातों कैसे याद हो गए? देखो मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूं बराबर, गजनी। मूवी याद रहेगी भाई, कॉन्सेप्ट किसको रहेगा? इसलिए मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, एल स्क्वायर टी स्क्वायर माई। क्या ट्रिक बनाई है? एल स्क्वायर टी स्क्वायर माई। व्हाट इज बच्चों एल स्क्वायर टी स्क्वायर माई? मतलब एल फॉर लेंथ, एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टाइम, एम फॉर मास, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एल स्क्वायर टी स्क्वायर माई, एल स्क्वायर टी स्क्वायर माई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, माई, एम फॉर मास, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े, क्या खड़ा कोई। देखो लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करेंगे कैंडेला में। ओके, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम यानी केजी में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में।
सो L स्क्वायर टी स्क्वायर माई, L स्क्वायर टी स्क्वायर माई, लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करेंगे कैंडेला, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मास किलोग्राम। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। और मुझे पानी पीने दो, मैं जो इतना मन लगा के चिल्लाती हूँ। माय मदर किड्स टेलिंग मी माइक लगाया है, चिल्लाना क्यों है? आई एम लाइक नहीं नहीं नहीं, बच्चे सो जाते हैं। गुड टू गो। अब देखो, नेक्स्ट है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर बच्चों आपको धड़ाम धूम धूम धम ऐसा आवाज आया तो समझ लेना कि मैं गिर गई हूँ, क्योंकि मैंने ना माइक ऐसे साड़ी जैसा पूरा पहन लिया है, ऐसा गोल 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 गोल, कैसा है? गोल 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 गोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आएगा पहला मास एंड वेट। अब बच्चों मास और वेट में डिफरेंस देखो क्या है, मास और वेट में डिफरेंस देखो क्या है, ठीक है? मास और वेट में डिफरेंस देखो क्या है, मास और वेट। मास क्या होता है? अब मास का मतलब है बच्चों इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अपने बॉडी में कितना मैटर है। अब मेरी बॉडी में कितना मैटर है उसको बोलेंगे मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? मतलब मान लो बच्चों ये मैं हूं, ओके, ये मैं हूं, हाँ। अब मेरी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये हो गया मास। बट अगर आपने पूछा मैम वेट कितना है, तो बच्चों वेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मास यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी डिपेंड करती है। सो मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि इसमें कितना सब्सटेंस है उसको हम बोलेंगे मास। और वेट मतलब क्या है? वेट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो ग्रेविटी के साथ बदलती है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, माझं जे मास आहे ते अर्थवर पण तेवढंच राहणार आणि मी स्पेस मध्ये गेले तरीही तेवढंच राहणार। मतलब अर्थ पे भी उतना ही मास, स्पेस में भी उतना ही मास। बट बच्चों मेरा जो वेट है वो अर्थ पे ज्यादा रहेगा और स्पेस में कम। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर भी। तो इधर तो ग्रेविटी है, स्पेस में तो नहीं है। सो मेरा वेट विल बी मोर ऑन द अर्थ and less in the space. Why? Because there is no gravity. So weight will depend on mass as well as gravitational force, or this will depend only on mass. Okay? Mass is amount of substance. अब देखो या amount of matter. लेक्चर पसंद आया तो सियोना मॅमचा कीवर्ड काय बाळांनो? मॅम जम्या. डायरेक्ट चॅट सेक्शन मध्ये जायचं आणि म्हणायचं मॅम जम्या, चिंदी कॉन्सेप्ट. बघा मास, mass is the amount of substance या amount of matter, mass is the amount of matter, और weight depends on amount of matter, weight depends on amount of matter and gravitational force. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया क्या दोनों में का डिफरेंस? मास इज ओनली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर,
वेट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चों एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मास काय आहे? एसआई यूनिट ऑफ मास, तर बाळांनो एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम, एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। समझ में आया इधर तक? तो ये हुई आपकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, इट डिपेंड्स, mass is the amount of matter, weight is the amount of matter, but it depends on the gravitational force, और SI यूनिट है kg। टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये मेरा डायग्राम निकालो बच्चों, इतना सुंदर दिख रही हूँ मैं इसमें, थोड़ी डरावनी हूँ मैं मानती हूँ, बट ओके। नेक्स्ट 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 वॉल्यूम। वॉल्यूम 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 क्या है बच्चों? अब देखो ये मेरे हाथ में है बॉटल, ये बॉटल में है पानी। अब ये पानी सिर्फ आगे है क्या? नहीं, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर, सारे डायरेक्शंस में है। सो वॉल्यूम का मतलब है बच्चों इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब हर जगह से ऑक्यूपाई हुआ है। क्या ऑक्यूपाई हुआ है? देखो इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस it is the 3-dimensional space occupied, it is the 3-dimensional space occupied, it is the 3-dimensional space occupied by a body। ऐसे बोल सकते हो, एक बॉडी ने सारे जगह से जो स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। इट इज द 3-डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड। अब बच्चों वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? तो बच्चों एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। क्या होगा? मीटर क्यूब। सो व्हाट इज वॉल्यूम? 3-डायमेंशनल स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई किया है, सब जगह से जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज वॉल्यूम। फिर आता है बच्चों डेंसिटी। देखो मैं जैसे लिख के दे रही हूं ना बच्चों, अगर मैं पीपीटी में देती तो फिर आप वो डेफिनेशन समझ में नहीं आती, कहाँ लिख रहे हो, तो मैं ब्लैंक इसीलिए रखती हूँ ताकि आप समझो कि ये आपका बुक का ब्लैंक पेज है, और जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही नोट्स बनाओ। मैं ऐसे नोट्स बना रही हूँ जैसे आपके बुक में बनने चाहिए, ठीक है। थर्ड है डेंसिटी। अब मैम डेंसिटी कैसे मेजर करें? तो बच्चों सिंपल है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यस और नो? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द रेशो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। क्या है बच्चों? डेंसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं रो से। सो मास अपॉन वॉल्यूम को हम बोलेंगे डेंसिटी। अब मास कैसे मेजर करते हैं? केजी में। वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? मीटर क्यूब में। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये मीटर क्यूब ऊपर आया तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी को हम मेजर करेंगे मास बाय वॉल्यूम। मास होगा केजी, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब। वो वॉल्यूम ऊपर आ गया तो वो हो जाएगा -3। समझ में आया? तो ये हुआ थर्ड डेंसिटी। उसके बाद फोर्थ है बच्चों टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर क्या है। हम बोलते हैं ना, अरे मेरे भाई को ना टेम्परेचर आया, मुझे टेम्परेचर आया था। सो टेम्परेचर मतलब ये नहीं है बच्चों की बॉडी गर्म ही हो रही है। टेम्परेचर मतलब या तो वो गरम होगी या ठंडी होगी, आपको पता लगाना है। असताना बाळांनो कोणी एवढं गरम असतं की आ हा हा, म्हणजे चहा कॉफी बाळांनो वेरी हॉट कि देख के मजा आ जाएगा। आ हा हा, चाय की बात कर रही हूं मैं। पापी लोग या तो एक बॉडी असते, भाई काय बघायचं तिला, चहाला ती थंड झालीये चहा, एवढी मोठी चहा, ठीक है। सो टेम्परेचर मतलब क्या बच्चों कि वो बॉडी गर्म है या ठंडी है, ये पता लगाना है। तो मतलब क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ
इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब ओ हो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब बच्चों टेम्परेचर आप दो चीजों से मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर या तो आप मेजर करो केल्विन में या तो मेजर करो डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब टेम्परेचर केल्विन में कैसे मेजर करेंगे देखो। हाँ, टेम्परेचर दो चीजों से मेजर कर सकते हो, केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मान लो केल्विन में करना है, किस में करना है? केल्विन में, या तो केल्विन में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब केल्विन में करना होगा तो बच्चों मान लो 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया, अब इसको केल्विन में कैसे करेंगे? तो केल्विन में करने के लिए जो टेम्परेचर दिया होगा बच्चों उसमें 273.15 ऐड कर दो। कितना हुआ बोलो? 3, 7, 8, 9, 293। तो 20 डिग्री अगर दिया होगा, 20 डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो वो केल्विन में कितना होगा? 293.15। कैसे? आपने 273 प्लस कर दिया, ठीक है। सो इन दिस केस यू हैव टू डू प्लस 273.15। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया होगा तो कैसे करेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस दिया है तो बच्चों आप करोगे 9/5 इंटू 20 प्लस 32। 9/5 इंटू 20 प्लस 32, ये फॉर्मूला है। सो अगर मान लो आपको दिया रहता से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना दिया रहता बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस। फिर केल्विन के लिए आप क्या करते हैं? 40 प्लस 273.15। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में करना होता तो 9/5 इंटू 40 प्लस 32। 9/5 इंटू 40 प्लस 32। समझ में आया? अगर मान लो 60 दिया होता तो कैसे करते हैं? 60 दिया होता तो 60 प्लस 273 और डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 9/5 इंटू 60 प्लस 32। समझ में आया क्या? गिव मी अ येस और नो। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? येस और नो। चलो, केल्विन हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों लेंथ के तरफ। 1 मिनट ब्रेक लो और फिर हम बढ़ेंगे लेंथ के तरफ। एक मिनट रिलैक्स करो, फिर बढ़ेंगे लेंथ के तरफ। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है लेंथ। अब बच्चों लेंथ मतलब आपको पता है डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज लेंथ मतलब डिस्टेंस मेजर करना, ये तो परफेक्टली करेक्ट है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि लेंथ तो आप सेंटीमीटर या मीटर में करते हो, बिल्कुल सही है, बट केमिस्ट्री में अपन जो लेंथ मेजर करते हैं बच्चों, केमिस्ट्री के लेंथ बहुत छोटे होते हैं। क्यों मैम उनका छोटा होता है क्या? लेंथ क्यों? गली बेटा मस्ती नहीं। तो उनका लेंथ जो है
केमिस्ट्री में अपन लेंथ मेजर करते हैं, आयोनिक रेडियस या बॉन्ड लेंथ, सो द वैल्यू इज वेरी स्मॉल, तो सेंटीमीटर और मीटर में मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके लिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन केमिस्ट्री लेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ कॉमा आयोनिक रेडियस are measured which are very small, जो कैसे है बच्चों, which are very small। फिर मैम अभी अगर very small है तो मीटर और सेंटीमीटर में तो हम कर ही नहीं सकते, तो मीटर और सेंटीमीटर में नहीं कर सकते तो किस में करें, तो इसीलिए बच्चों हम उनको मेजर करेंगे नैनोमीटर एंड पिकोमीटर में। हेंस they are measured in नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। किस में मेजर्ड है बच्चों, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। तो मैम उसका भी तो कुछ वैल्यू होगा, तो है ना बाबा, है ना बाबा। 1 नैनोमीटर का वैल्यू है 10⁻⁹ मीटर और 1 पिकोमीटर का वैल्यू है 10⁻⁻12 मीटर। इज इट क्लियर, 10⁻⁹, 10⁻⁻12, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, 1 पिकोमीटर 10⁻12। इधर तक क्लियर है क्या बाबा? चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ अब बच्चों नेक्स्ट देखो, अब केमिस्ट्री में जब 2 रिएक्टेंट साथ में आते हैं तो बच्चों वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट, वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट। अभी वो प्रोडक्ट तो फॉर्म करने वाले हैं, बट वो प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म करेंगे बच्चों? तो केमिस्ट्री में जब 2 रिएक्टेंट साथ में आते हैं तो वो रिएक्टेंट साथ में आके प्रोडक्ट तो फॉर्म करते हैं, बट वो किस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसके लिए हमारे पास 5 लॉज है, जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो केमिस्ट्री में जब रिएक्टेंट साथ में आए और प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे? तो बच्चों वो किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखो क्या होता है, कंजर्व करना यानी बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। सो कंजर्वेशन यानी बचाना। अब देखो क्या होता है बच्चों, इधर एक रिएक्टेंट है, इधर एक रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है। इसके 20 यूनिट, इसके 20 यूनिट मिलके बन गए 40 यूनिट। सो ना तो इधर का मास गायब हुआ, ना तो नया मास बना, ना तो इधर का मास गायब हुआ, ना तो नया मास बना। यस और नो? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है बच्चों वो कंजर्व हुआ। कंजर्व हुआ मतलब इधर से इधर तक सेम ही रहा, ना नया मास ऐड हुआ, ना तो जो मास है वो गायब हुआ। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? देखो बच्चों, देखो देखो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड मतलब नया मास नहीं बन सकता, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, it can only be converted
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बरोबर आहे का? वन फॉर्म टू अनदर मतलब क्या है बच्चों? तो वो सिर्फ जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, ना तो नया मास बनेगा, ना तो जो मास है वो डिस्ट्रॉय होगा, वो बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा. सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. क्लियर है सबको यहां तक? गिव मी अ येस और नो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. चलो फास्ट. नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया. नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन देखो बच्चों. अब मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब मेरे नहीं है, ठीक है, मेरे नहीं बेटा, मेरा तो बाकी है अभी शादी, सो उसके बाद, ठीक है, बोलूंगी आपको जब होंगे तब. अब मेरे ये दो बच्चे हैं, मतलब दो स्टूडेंट्स हैं. एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है पिंटू. एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है पिंटू. मैंने उनको बोला चिंटू पिंटू मुझे प्यास लगी है. चिंटू बोलेगा मैं आपके लिए पानी लाता हूँ. वो भागा नदी के तरफ. पिंटू बोला मैं आपके लिए पानी लाता हूँ. वो घर पे भागा फिल्टर की तरफ. चिंटू गया पानी लाने नदी में, पिंटू गया पानी लाने एक्वागार्ड से. दोनों घूम के आए, दोनों ने लाया सियोना मैम के लिए पानी. अब बच्चों चिंटू का पानी जो था वो मैंने देखा. बच्चों गली बेटा मस्ती नहीं. चिंटू का पानी मतलब चिंटू ने लाया हुआ पीने का पाणी. चिंटूचं पाणी कसं बघणार बाळांनो मी? अपवित्र लोक रे देवा. आणि मी पिंटूचं पण पाणी बघितलं, मला आवडलं दोघांचं पाणी पिण्यासाठी बाळांनो. आता चिंटूच्या पाण्यामध्ये H2O आहे, पिंटूच्या पाण्यात पण H2O आहे. दोनों के पानी में बच्चों दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. दोनों के पानी में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. मतलब पानी तो दोनों ने लाया, दो अलग अलग सोर्स से लाया, बट दोनों के पानी का जो फॉर्मूला था या दोनों के पानी का जो रेशो था बच्चों, वो रेशो 2:1 ही था. इसका मतलब है आप पानी कहीं से भी लाओ, बट उसमें जो एलिमेंट्स का रेशो है, एलिमेंट्स की क्वांटिटी है, वो बच्चों रहने वाली है सेम. वो बच्चों रहने वाली है सेम. समझ में आया? अब देखो ये लॉ क्या बोलता है. रेडियो रेडियो रेडियो. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. रेडी, लेट्स गो. A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी आप कंपाउंड ले लो, कहीं से भी ला लो, बट उसमें जो रेशो है बच्चों, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम proportion. सेम proportion मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स by weight. A given compound always contains exactly same proportion मतलब same quantity of elements by weight. बच्चों ये जो लॉज है इन पे क्वेश्चन आए हैं हाँ ये साल सीईटी को. ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. लिख लो. A given compound always contains exactly same proportion of elements by weight.
जब मैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोलूंगी आपको मेरे चिंटू मिंटू याद आने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो, चलो रेडी हो, 2 मिनट रिलैक्स करो फिर आगे बढ़ते हैं। चैट सेक्शन में क्या चल रहा है? अब लॉ देखो क्या है, when two elements A and B combine to form more than one product, the mass of element B that combines with mass of element A are always in the ratio of small whole number। इसका मतलब क्या है? मतलब बच्चों अगर आपने एक साइड ले लिया A और एक साइड ले लिया B, एक साइड ले लिया A और एक साइड ले लिया B, A और B साथ में आ गए। ये देखो मल्टीपल मतलब क्या है? मल्टीपल म्हणजे एकापेक्षा जास्त। एक साइड ले लिया A, एक साइड ले लिया B, दोनों ने मिलके फॉर्म कर लिया प्रोडक्ट। When mass of element A combines with mass of element B to form more than one product, एक प्रोडक्ट बन सकता है या बच्चों दो लोग साथ में आएंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या? कभी कभी ज्यादा भी बन सकते हैं। टू फॉर्म मोर देन, मैं रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो A और B साथ में आए तो एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। यू नो लक, ठीक है। When mass of element A combines with mass of element B to form more than one product, तब बच्चों B A के साथ कंबाइन होता है, बट उनका जो रेशो है बच्चों, दैट रेशो इज अ स्मॉल होल नंबर। द रेशो कैसा है बच्चों? द मास ऑफ एलिमेंट B दैट कंबाइंस विद मास ऑफ एलिमेंट A आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। A B के साथ कंबाइन होगा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, तो मास ऑफ एलिमेंट B जो A के साथ कंबाइन होगा, दे आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। समझ में आया? अब दो ही बचे हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट लॉ, गे-ल्यूजैक्स लॉ। गे बच्चों उसका सिर्फ नाम ही गे-ल्यूजैक था। मेरा माईक गे, मैं उसको लाडा निमित्त त्याला गेच म्हणते बाळांनो, तुम्ही पण म्हणू शकता, फक्त कोणासमोर म्हणू नका, ठीक है। गे-ल्यूजैक्स लॉ, गे-ल्यूजैक्स लॉ, गे-ल्यूजैक्स लॉ, गे-ल्यूजैक्स लॉ, गे-ल्यूजैक्स लॉ। अब गे-ल्यूजैक्स लॉ के बाद एक आता है एवोगैड्रोज लॉ। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैम आपको लॉ याद नहीं है क्या, बट एक चीज आपको बोलती हूँ, लॉ आप ऑब्जर्व करोगे तो टेक्स्ट बुक में हमेशा बोल्ड में दिया होता है। अभी भी आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बोल्ड में दिया होगा या ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में दिया होता है। उसका रीजन पता है क्या है?
कभी कभी आप कॉन्सेप्ट अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे कॉन्सेप्ट मैं अपने वर्ड्स में आपको लिख के समझा दूंगी, बट लॉज जो होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास में दिए होते हैं, अगर आपने इज का ए भी कर दिया या आर का इज भी कर दिया तो पूरा का पूरा लॉ ही गलत है। सो लॉ इन्वर्टेड कॉमा में इसीलिए दिए होते हैं क्योंकि आप उनका कुछ चेंज नहीं कर सकते, एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं कर सकते। नहीं तो ये लॉज हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको तो पता है उसके पीछे का पूरा थ्योरी क्या है, बट लॉज में गलती से इज का आर भी हो गया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अभी लॉ देखो, when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume। इसका मतलब क्या है बच्चों, गेल-यूजैक का मतलब देखो वो क्या बोलता है, अगर, अच्छा बाय द वे ये गेल-यूजैक और एवोगैड्रो दोनों सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है, दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैस के लिए। सो ये क्या बोलते हैं, देखो बच्चों, जब दो गैसेस कोई केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब वो गैसेस या तो प्रोडक्ट में हो सकते हैं या रिएक्टेंट में, तो रिएक्शन में या तो गैस बनेगा, प्रोड्यूस होगा, या वो गैस से बना होगा। व्हेन गैसेस कंबाइन यानी एक तो साथ में आएंगे या प्रोड्यूस होंगे। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो ये किस तरीके से करते हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, मतलब दो गैसेस साथ में आएंगे तो भी सिंपल होगा, दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया तो भी सिंपल होगा। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक। और फिर आता है एवोगैड्रोज लॉ। फिर कौन सा लॉ आता है बच्चों, एवोगैड्रोज लॉ। कौन सा लॉ आता है, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। अब यहां पे देखो, इक्वल वॉल्यूम of all gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure। मतलब देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें टाइम पास होना चाहिए। मतलब क्या, जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल्स, जितने वॉल्यूम है उतने ही मॉलिक्यूल्स, और टाइम पास होगा बच्चों। टाइम पास का मतलब है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, जितना वॉल्यूम उतने मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, और ये कब करते हैं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों ये 5 लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। All the 5 laws are very 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 important. Okay? उसके बाद अब आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेशन के एंड तक बने रहना, मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कराने वाली हूँ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखो बच्चों क्या है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखो क्या है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शुरू होती है एटम्स से। किससे शुरू होती है, एटम्स। अपने घर का सबसे छोटू बच्चा कौन होता है, एटम। ठीक है, अब देखो मैटर कंसिस्ट ऑफ, मैटर किससे बना है बच्चों,
मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी मतलब छोटू 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 छोटू, टाइनी इंडिविजिबल particles called as atoms। मतलब बच्चों किससे बना है मैटर? अपनी पूरी फैमिली, मेनली उसमें कौन है, कौन किसको अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? छोटे बच्चों को। हाँ, सो मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी, छोटे छोटे, इंडिविजिबल मतलब आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल मतलब आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। अब ये एटम किससे बने हैं? देखो बच्चों, मैटर तो आप समझ गए, मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम बोलेंगे एटम्स। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, एटम किससे आते हैं? एटम मतलब घर के छोटे बच्चे किससे आते हैं? पप्पा से। अब पप्पा देखो क्या बोलते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है ये है पप्पा, पप्पा मतलब एलिमेंट्स, ये है पप्पा के दो बच्चे मतलब एटम्स। पप्पा मतलब एलिमेंट, उनके बच्चे मतलब एटम। अब बच्चों एक ही पप्पा के अगर बच्चे रहेंगे, मतलब एक ही एलिमेंट के अगर बच्चे रहेंगे तो उनके प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सेम है। ये दो बच्चे का एक पप्पा है तो ये पप्पा के दोनों बच्चों के प्रॉपर्टीज सेम होंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज मतलब सेम सेम बट डिफरेंट। नेक्स्ट, अभी देखो घर के छोटे मतलब एटम्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चे आ गए, पप्पा आ गए, अब आएगा खानदान, परिवार। परिवार कैसे? परिवार कौन है? अभी एटम्स बच्चे, एलिमेंट पप्पा, अब खानदान मतलब कंपाउंड्स। अब कंपाउंड कैसे बनता है? देखो, कंपाउंड बनेगा पप्पा किसे और पप्पा के बच्चों से। सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, किससे बनेगा? पप्पा और उनके बच्चों से। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कम टुगेदर। समझ में आया क्या? कैसे बना बच्चों कंपाउंड? पप्पा और पप्पा के बच्चों से। सो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कम टुगेदर। और लास्ट है बच्चों केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? याचा तिकडं तिचा इकडं, याचा इकडं तिचा तिकडं, याचा इकडं त्याचा तिकडं। मतलब केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर आएगा, इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर आएगा। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो बच्चों केमिकल रिएक्शन is reorganization, chemical reaction is reorganization of atoms। बस इतना याद रखो। पहला atoms, atoms consist of tiny indivisible particles called as, matter consists of tiny indivisible particle called as atoms, matter consists of tiny indivisible particle called as atoms। atoms किससे बना है? उनके पप्पा से। वो पप्पा के दोनों जो बच्चे हैं उनके प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज।
फिर उसके बाद थर्ड है कंपाउंड्स. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कम टुगेदर. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कम टुगेदर. और लास्ट है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. इज इट क्लियर? 1 मिनट रिलैक्स करो. दो ही पेज का बच्चा है बच्चों, हो गया फिर. चलो देखो अभी आगे. रेडी 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 रेडी. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास. तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात होती है. कौन सा गाना है ये? इतना बकवास गाना, और इतने बकवास आवाज में सिर्फ मैं ही गा सकती हूँ. चलो बड़े आगे. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास. अब बच्चों एटम का मास, आइटम नहीं रे, एटम, एटम, एटम का जो मास है वो बहुत कम है बच्चों. कैसा है? बहुत कम. इतना कम है कि आप उसको केजी में, ग्राम में मेजर कर ही नहीं सकते. सो द मास ऑफ एटम इज सो लेस, सो लेस, सो लेस that you cannot measure it in kilogram, you cannot measure it in gram. फिर मैम इतना कम मास हम कैसे कैलकुलेट करें? तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि मास इतना कम है कि ना उसको केजी में कर सकते हैं ना ग्राम में, तो हम मास को मेजर करेंगे AMU में. व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट. बट फिर बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नो 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 नो, AMU को हम मॉडिफाई करेंगे और उसको हम बोलेंगे U. व्हाट इज U? U इज कॉल्ड एज द यूनिफाइड मास. पहले उन्होंने सजेस्ट किया AMU में करेंगे, फिर कुछ साइंटिस्ट ने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है. फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला उसको अपन मॉडिफाई करेंगे और मेजर करेंगे U में. व्हाट इज U? यूनिफाइड मास. ओके अब देखो, अब देखो. मास ऑफ एन एटम हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. बहुत छोटा है बच्चों उसका. मास हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू. मेरे लेक्चर कॉर्ड्स लगा के सुना करो बच्चों प्लीज. हेंस, तुम्हारे इज्जत का सवाल है. हेंस इट कैन नॉट बी मेजर्ड. Hence, it cannot be measured in kg और ग्राम. फिर kg और ग्राम में तो नहीं मेजर कर सकते बच्चों. फिर किस में मेजर करेंगे? kg और ग्राम में तो नहीं कर सकते. फिर किस में मेजर करेंगे? Hence, it is measured in AMU, but AMU को मॉडिफाई कर दिया गया एटॉमिक मास यूनिट को, और उसको किस में कर दिया गया? U में. Hence, it cannot be measured in kg or gram. Hence, it is measured in U. बच्चों, what is U? U is called as the unified mass. What is U? U is called as the unified mass. U को बोलेंगे यूनिफाइड मास. फिर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अरे पूछो ना, शर्माओ मत जी, मत शर्माओ. मैम 1U, U मतलब तो हम समझ गए यूनिफाइड मास. बट बच्चों 1U का वैल्यू कितना है रे? 1U का वैल्यू कितना है? तो बच्चों 1U का जो वैल्यू है, 1U का जो वैल्यू है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन है. मास ऑफ कार्बन मतलब आप यहां पे ले लो कार्बन और उसके बच्चों 12
टुकड़े करो, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 12 से कम भी हो सकते हैं, 12 टुकड़े करो, बट एक टुकड़े का जितना वजन रहेगा उतना वजन 1U का रहेगा। सो बच्चों 1U का वजन कितना हुआ रे? इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के खच 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 12 टुकड़े करो, और 12 टुकड़े करने के बाद जो वजन आएगा उतना वजन होगा 1U का। अब टेक्स्ट बुक में उन्होंने बताया है कि वो होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट बताया है टेक्स्ट बुक में तो मैं बता देती हूँ, बट आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैम हमको क्या याद रखने की जरूरत है? तो आपको फाइनल 1U का मास याद रखने की जरूरत है बच्चों, और 1U का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपने 5 टाइम्स लिखना है। समझ में आया क्या? ओके, सो व्हाट इज U? U मतलब यूनिफाइड मास। ये क्यों आया पिक्चर में? क्योंकि एटम का मास इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप उनको मेजर ही नहीं कर सकते ग्राम या किलोग्राम में, इसीलिए हम वो मेजर करेंगे U में। U इज कॉल्ड एज द यूनिफाइड मास। फिर बच्चों 1U का वैल्यू कितना है? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के खच 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 12 टुकड़े करो, और एक टुकड़े का वजन होगा जितना, दैट इज 1U। सो 1U कितना हुआ बच्चों? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जो मैंने बॉक्स किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 1U मैं आपको डिफाइन करके देती हूँ, अगर डेफिनेशन आई तो। ये लिख लिया आपने? वेरी गुड। देखो अभी, बापरे 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 बापरे, 1 unified mass is defined as 1 unified mass is defined as mass equal to equal to 1/12 of mass of carbon। समझ में आया क्या? सो हाउ डू यू डिफाइन 1U? तो बच्चों 1U का मास कितना होगा? तो कार्बन के खच 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 12 टुकड़े करो, और वो 12 टुकड़े में से एक टुकड़ा जो रहेगा उसका वैल्यू होगा 1U, विच इज 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, ठीक है। और 1U का वैल्यू कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आया? चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके चलो, अब 2 ही आर्टिकल बाकी हैं, एकदम छोटे छोटे हैं। एक को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, और बाय द वे दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, बट फिर भी आपको आपके भले के लिए दोनों बताना जरूरी है ना बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास देखो, मॉलिक्यूलर मास, इट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास मतलब किसका मास है? मॉलिक्यूल का मास। इट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल और इट इज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, और it is the sum of atoms, or it is the sum of atoms present in the molecule।
मतलब क्या है बच्चों कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, वो मॉलिक्यूल में है छोटे 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 एटम्स। अब वो एटम्स का मास आपको पता होना चाहिए और उनका कर दो गुल्लू 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 एडिशन। इट इज द mass of molecule or it is the sum of atoms present in the molecule, या sum of mass of atoms लिखोगे तो भी आपको याद रहेगा, sum of mass of atoms, sum of mass of atoms। चलो अब इसका ना मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, कैल्शियम का 40 है, सल्फर का 32 है, कॉपर का 63 है, क्लोरीन का 35 है। अब देखो इतने तो मेरे को याद आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको बोल दिया जाए H2O मॉलिक्यूल का मास निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? देखो हाइड्रोजन कितना है बच्चों 1, कितने यूनिट्स है 2, इसलिए 1 into 2 किया, प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों 16, सो हाउ मच इज 2 + 16, ये हो गया 18U। समझ में आया कैसे करना है? अगर आपको बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो बच्चों कार्बन हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन 16 है बट 2 यूनिट्स है तो इंटू 2, तो बच्चों 12 + 32 यानी कितना हुआ 44U। समझ में आया क्या? ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। अब अगर मान लो NaCl का बोला रहता तो कैसे करते हैं? सोडियम है 23 और क्लोरीन है 35.5, तो कैसे करते हैं? 23 + 35.5, बोलो 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 बोलो। इसका आंसर अभी आप बोलोगे चैट में, ठीक है। डन, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। कितना सिंपल है देखो। और लो क्या एग्जांपल, मान लो NO2 दिया रहता, नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन है 16 × 2, तो 14 + 32, 4 + 2 6, 3 + 1 4। समझ में आया क्या? ये हुआ बच्चों आपका मॉलिक्यूलर मास। ये आपका क्या हुआ बच्चों? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला मास, पूरा सेम है। मुझे फिर से एग्जांपल्स लेने ही है, इसीलिए मैंने दो तीन ही लिए। आगे के मैं टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स लेने वाले हूँ। फॉर्मूला मास भी सेम है। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब एटम का मास। It is the sum of atomic masses present in the formula। तो बच्चों वो फॉर्मूला में जितने एटम्स है वो एटम्स के मास का सम कर दो। बस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे, बस उधर फॉर्मूला था, इधर उधर मॉलिक्यूल था, इधर फॉर्मूला है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। इसका एग्जांपल लेके दिखाओ क्या आपको? चलो टेक्स्ट बुक में का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, टेक्स्ट बुक में का ही लेते हैं, टेक्स्ट बुक में का ही लेते हैं। किधर है टेक्स्ट बुक? CuNO3 ट्वाइस। अब ऐसा दिया है, अब क्या करोगे? बाप रे बाप मैम, ये क्या एग्जाम्पल है? सिंपल है। Cu का मास मैंने कितना बोला था आपको? 63, पीछे लिख के दिया था। अब कर दो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दो। नाइट्रोजन है 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, बट O3 लिखा है तो 16 × 3 हो जाएगा। कॉपर 63 प्लस ब्रैकेट कर दो। नाइट्रोजन 14, दूसरा एलिमेंट आया फिर इसलिए फिर से प्लस। ऑक्सीजन 16, 3 यूनिट्स है तो 16 × 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब इसका आंसर मेरे को बताओ चैट सेक्शन में। मैं आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देने वाली हूँ। NaCl तो मैंने आपका अभी ही ले लिया,
NaCl तो मैंने आपका अभी ले लिया, NaCl तो ले लिया ना। अच्छा बाय द वे इसका आंसर 187.5 आएगा, आप सॉल्व कर लेना, बाद में क्रॉस चेक कर लेना। अगर मान लो अगर मैंने आपको दे दिया H2O2 तो आप कैसे करोगे? हाइड्रोजन 1 है बट 2 यूनिट्स है तो इंटू 2 करो, प्लस ऑक्सीजन 16 है 2 यूनिट्स है तो इंटू 2 करो, तो 2 प्लस 32 हाँ 2 प्लस 32 कितना होगा? 34U। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? चलो बढ़े आगे। ओके, इसके तो मैं अभी और एक एग्जांपल्स लूंगी, टेंशन मत लो। अभी नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट आर्टिकल है चैप्टर का मोल। अब आप जब लैब में प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, तो आप एटम्स लेते हो, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना यार 1 एटम डाल या 2 एटम डाल, 10 किलो एटम डाल, नहीं। वो एटम्स को मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए, बराबर है। एटम का जो मास है वो तो आपने मेजर कर लिया यूनिफाइड मास में, लेकिन केमिस्ट्री में वजन कैसे ले? किलोग्राम तो नहीं ले सकते ना। केमिस्ट्री में कितना क्वांटिटी लिया है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, वो कैसे अपन ले? केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ मैटर कैसा है, केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ मैटर अपने को कितना लेना है, वो कैसे मेजर करे बच्चों? तो केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ मैटर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ मैटर अपन किस चीज में मेजर करें? तो बच्चों केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ मैटर यानी कितना क्वांटिटी लिया है उसको किलोग्राम में नहीं कर सकते, ग्राम में नहीं कर सकते, तो उसको करेंगे मोल में। किस में करेंगे? मोल में, ठीक है। क्योंकि किलोग्राम और ग्राम अपन केमिकल रिएक्शन करते टाइम बोलते हैं कि भाई 2 किलो कंपाउंड ला, नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा यूनिट है। सो अमाउंट केमिस्ट्री में मेजर करने के लिए अपन जो यूज करते हैं वो है मोल। डिफरेंस समझो, यू मतलब यूनिफाइड मास, कोई चीज का वजन कितना है, एटम का वजन अपन मेजर करते हैं यू में, और वो कितने क्वांटिटी में लिया उसको मेजर करते हैं मोल में, समझा? एटम का वजन मेजर करेंगे यू में, मतलब सोडियम है, इसका वजन मैं मेजर करूंगी यू में 23U, मतलब ये उसका वजन हो गया। लेकिन सोडियम के कितने एटम्स चाहिए ये मैं मेजर करूंगी मोल में। मतलब मेरे पास एक बच्चा है, एक बच्चे का वजन मैं मेजर करूंगी यू में, लेकिन टोटल कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ बच्चों को मैं मेजर करूंगी मोल में। सो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो आपको पता है, कितनी क्वांटिटी में लिया इसका मतलब है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बच्चों 1 मोल का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल? तो बच्चों 1 मोल अपन कैसे मेजर करेंगे? तो आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है, ये कटोरी है बच्चों मेरी, इट्स नॉट चांद, ओके। कटोरी में कार्बन ले लो, और कितना कार्बन ले लो? 12 ग्राम कार्बन ले लो। कटोरी में 12 ग्राम कार्बन ले लो, और 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स आएंगे उतने पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं। कटोरी ले लो, उसमें 12 ग्राम कार्बन डाल दो, 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं। तो हम 1 मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बच्चों, तो हम 1 मोल को डिफाइन करेंगे कैसे? तो इट इज द अमाउंट प्रेजेंट in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने यूनिट्स रहेंगे उतने यूनिट्स 1 मोल में रहेंगे। फिर मैम कितने यूनिट्स होते हैं? तो बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हो। सो 12 ग्राम में जितने आएंगे उसको बोलेंगे 1 मोल। अच्छा, ये 6.022 इंटू 10⁻23 को अपन एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। अब मैं आपको दोनों चीजें, मुझे पता है अभी आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, एक है यूनिफाइड मास और एक है मोल, ठीक है। अब यूनिफाइड मास देखो बच्चों क्या होता है,
यूनिफाइड मास मतलब इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के 12 टुकड़े करो और उसमें से एक टुकड़ा, मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था ना, 12 टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा मतलब 1U, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। और मोल मतलब इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। डिफरेंस समझ में आया? उसके बाद 1U का वैल्यू कितना है बच्चों? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 मोल का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो यूनिफाइड मास मतलब 1/12, उसके 12 टुकड़े करो, और मोल मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना आएगा। 1U का वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1 मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी आप बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी नेक्स्ट है बच्चों, मोल का एक फॉर्मूला है। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मोल। मैम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल? तो बच्चों मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी जैसे देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मैम हम नहीं समझे, अब मैं इस पे क्वेश्चन कराती हूं। देखो, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ H2O। अभी मोल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या है बोलो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी गिवन मास कितना है बोलो मेरे को? गिवन मास 18 ग्राम है। अब मोलर मास, H2O का मोलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन है 1, 2 यूनिट्स है तो इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 16। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 16 है ना, सो 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 18/18 कितना हुआ बच्चों? 1 मोल। 18/18 कितना हुआ? 1 मोल। गिवन मास 18 है, मोलर मास H2O है, सो 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन है 16। नेक्स्ट, हाउ मेनी moles are present, how many moles are present in 88 ग्राम ऑफ CO2। अभी मोल का फॉर्मूला तो आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बच्चों? 88। मोलर मास देखो कितना है? मोलर मास देखो, कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू 2, सो 88 प्लस 12 प्लस 32 कितना होता है? 44। यस और नो? सो ये हुआ 1, ये हुआ 2, मतलब कितने मोल्स आए बच्चों? 2 मोल। बराबर है कि नहीं? सिंपल है। सो मोल का क्या फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ में आया मोल कैसे निकालने हैं? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब एक और फॉर्मूला है बच्चों मॉलिक्यूल्स का, ये अभी न्यूमेरिकल करते टाइम मैं आपको बताऊंगी। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आता है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल कैसे निकालना है मैंने आपको बताया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब मान लो इसके मॉलिक्यूल्स निकालने रहेंगे, तो मोल तो निकाल लिए हैं, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो। इसके भी मोल 1 निकाल लिए हैं, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो, आ गए मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों? मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यहां तक तो क्लियर है। अब बच्चों अगर आपको बोला फाइंड द मोल, फाइंड द मोल बोला
और वॉल्यूम दिया है, फाइंड द मोल बोला, एंड वॉल्यूम इज गिवन, एट एसटीपी, तो आप क्या करोगे? मोल निकालने बोला है और वॉल्यूम दिया है, तो आप कैसे करोगे? एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैम सिंपल है ना, वॉल्यूम दिया है तो फॉर्मूला तो वही होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, बस इतना डिफरेंस है, वहां पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, वहां पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ऐसा ही है ना? तो नहीं बच्चों, ये हुआ गलत। अगर एसटीपी कंडीशन दी होगी तो आप क्या करोगे? देखो, गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी कंडीशन में आप वॉल्यूम लोगे 22.4, कितना लोगे बच्चों? 22.4। तो वॉल्यूम अगर दिया होगा, मोल निकालने बोला एट एसटीपी, तो गिवन वॉल्यूम लेना है अपॉन 22.4। एग्जाम्पल करवा के मैं दिखाती हूं, देखो, फाइंड द मोल्स ऑफ 44.8 liters of CO2 गैस एट एसटीपी। मान लो ऐसे बोल दिया, अब आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बिल्कुल मैम हम अंधे नहीं है, लीटर दिया है, मतलब आप क्या यूज करोगे? गिवन वॉल्यूम, और आप नीचे मोलर वॉल्यूम यूज कर सकते थे, लेकिन यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एसटीपी दिया है, एसटीपी मतलब 22.4, ठीक है? फिर कैसा होगा? 44.8 अपॉन 22.4, कितना हो जाएगा? 4 1 4, 4 2 8, यस और नो? फिर ये कैंसल, 1 और 2, यस और नो, यस और नो? समझ में आया क्या? 4 1 4, या तो आप पूरा ही कैंसिल कर सकते हो। 1 और 2 मतलब आपका आ जाएगा 2 मोल, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 मोल। कैसे निकाला? बोलो। गिवन वॉल्यूम, क्या लिया बच्चों? गिवन वॉल्यूम, कितना था गिवन वॉल्यूम? 44.8, और आपका ये कितना था बच्चों? मोलर वॉल्यूम तो हम लेंगे ही नहीं, एसटीपी है, सो सीधा 22.4, तो आपके मोल्स आ गए 2 मोल। इज इट क्लियर? अब हम जाएंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन के पास, तो 2 मिनट रिलैक्स करो, फिर मैं जाती हूँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन के पास। दो मिनट चिल। दो मिनट रिलैक्स बच्चों।
हाँ चलो जाए क्वेश्चंस पे, अभी जाए क्या क्वेश्चंस पे? ओके चलो चलो चलो, अब क्वेश्चन देखो। अब मैं आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में से कौन सा क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चों? 1.7 कौन सा ले रही हूँ? 1.7 उल्टा जाएंगे अपन। क्वेश्चन तो आपके आंखों के सामने है, टेक्स्ट बुक में का 1.7। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। 1.7 क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? टू फाइंड मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है? एट अ वॉल्यूम ऑफ 67.2 dm क्यूब। मतलब क्या क्या गिवन है? गिवन 60 वॉल्यूम गिवन है। क्या क्या गिवन है? वॉल्यूम 67.2 dm क्यूब एट STP। अब मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने टू फाइंड ऊपर लिख दिया, गिवन नीचे लिख दिया, बट आप ऐसे मत लिखना, ठीक है? मैंने क्वेश्चन पढ़ा और ये लिखा है, आप बस याद रखना गिवन कभी भी ऊपर लिखना है, टू फाइंड नीचे लिखना है। ओके अब देखो सॉल्व एग्जाम्पल 1.7। सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। टू फाइंड मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, और गिवन वॉल्यूम दिया है, गिवन वॉल्यूम दिया है। अब देखो बच्चों, अब देखो अब देखो अब देखो, मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना है बच्चों? मोलर वॉल्यूम कितना है? मोलर वॉल्यूम अपन लेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि STP दिया है, STP पे होता है 22.4, तो गिवन वॉल्यूम कितना है? 67.2 अपॉन STP मतलब कितना है? 22.4। STP मतलब 22.4। चलो मोल्स बता दो मेरे को एक बार, कितने मोल्स आएंगे बता दो। यस 67.2 गिवन वॉल्यूम है और मोलर वॉल्यूम 22.4, तो बच्चों ये मोल आ गए 3 मोल। कितने मोल आ गए? 3 मोल। अब बोल दिया है मॉलिक्यूल्स निकालने। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे बच्चों? मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितना है बच्चों? 3 मोल। एवोगैड्रोस नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों बोलो 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कितना आया? अरे बोलो बोलो, राइट आया कि नहीं? आंसर आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया कि नहीं? यस मल्टीप्लाई करो और जल्दी जल्दी बता दो। मैं तो सीधा आंसर लिखने वाली हूं, 18.066 ऐसा कुछ है, मैं 18.0 ही लिख रही हूँ, इंटू 10⁻23 आइटम्स। मैं आपको केमिस्ट्री की एक बात बताती हूँ, आपको जैसे फिजिक्स में मैथ्स में लगता है ना पूरा आंसर करेक्ट आना चाहिए, केमिस्ट्री में पॉइंट के बाद का एक डिजिट भी सही रहेगा तो इट वुड वर्क, ओके? या एटलीस्ट 2 डिजिट्स। बोर्ड्स का बोल रही हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड का बोल रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हो गया 1.7। कैसे किया समझ गया कि मोल निकालने थे तो गिवन वॉल्यूम अपॉन STP 22.4, मॉलिक्यूल्स के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं जा रही हूं 1.7 हो गया, 1.6 देख लो। 1.6 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, और उसमें पहला वाला दिया है 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन। 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन। ठीक है, अब देखो एक एक क्वेश्चन करेंगे एकदम धीमे धीमे, अटकर सीने 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 सीने। हाँ देखो नंबर ऑफ एटम्स 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन। अब इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं? 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं बच्चों? 1 मोल में आते हैं
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, 1 मोल में आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब क्वेश्चन ये है 52 मोल्स में कितने आएंगे। क्वेश्चन समझ गए आप? 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो 52 मोल्स में कितने, यही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 1 मोल में इतने हैं तो 52 मोल में कितने होंगे? बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करोगे? रुको, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1। चलो करके दिखाओ। 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1। बोलो बोलो। यस, कुछ नहीं यार, मल्टीप्लाई करो। ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, मैं तो आपको टेक्स्ट बुक में का जो आइडियल आंसर है वो बता रही हूँ, बट मल्टीप्लाई तो आपको ही करना है बच्चों, है कि नहीं? मैं आपको सारी हेल्प करूंगी, थ्योरी में, रिटन आंसर्स में, सॉल्यूशन में, बट जहां पे फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा वो तो बच्चों आपको ही करना है ना, नहीं तो ऐसे करके तो अपना सिलेबस नेक्स्ट ईयर होगा बाबा। ये हो गया 1.6 का ए। अब नेक्स्ट है 52, ये 1.6 का ऐसा 1 हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 52 यू ऑफ हेलियम, 52 यू ऑफ हेलियम कितने, नंबर ऑफ एटम्स इन 52 यू ऑफ हेलियम। देखो अभी नंबर ऑफ एटम्स इन 52 यू ऑफ हेलियम। अब कैसे करें? U मतलब बच्चों यूनिफाइड मास। अब देखो 1 U में, ठीक है, 1 U, या तो सारा छोड़ दो, नंबर ऑफ एटम्स बोले हैं इन 52 U। मेरे को बताओ हेलियम का 1 एटम ऑफ हेलियम का मास कितना है? 1 एटम का मास कितना है? हेलियम का जो एक एटम है बच्चों उसका मास है 4U। अब वो पूछ रहे हैं अगर आपने मास ले लिया 52U तो कितने एटम्स आएंगे? कितना सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स इन 52U ऑफ हेलियम। तो मेरे को बताओ बच्चों, हेलियम का एक एटम है उसका मास है 4U, हेलियम का एक एटम है उसका मास है 4U। अब वो पूछ रहे हैं एक एटम का मास है 4U, अगर आपने 52U ले लिए, कितने U ले लिए बच्चों? 52U ले लिए, तो उसमें कितने एटम्स आएंगे? सो सिंपल, 1 एटम में 4U मास है तो 52U में कितने एटम्स? कैसे करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई, 52 इंटू 1 अपॉन 4, 52 इंटू 1 अपॉन 4, मतलब इन शॉर्ट 52 अपॉन 4, 52 अपॉन 4, 52 अपॉन 4 कितना आएगा बच्चों? 13 एटम्स। कितने एटम्स आएंगे? 13 एटम्स। समझ में आया सबको? यस और नो? 1 एटम है 4U, तो अब क्वेश्चन है कि 52U में कितने एटम्स आएंगे? सो 52 इंटू 1 अपॉन 4। अब सी वाला देखो, सी वाला नंबर ऑफ एटम्स in 52 ग्राम ऑफ हेलियम। एटम्स निकालने हैं, एटम्स के लिए सेम है बच्चों। एटम्स के लिए आपको क्या लगेगा? एटम्स के लिए आपको क्या लगेगा? बोलो बोलो बोलो। एटम्स के लिए आपको लगेंगे मोल, मोल इनटू, देखो एटम्स या मॉलिक्यूल आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हो? मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब उसके लिए आपको मोल पता होना चाहिए। कितना है बच्चों मोल? गिवन मास अपॉन मोलर मास।
अभी गिवन मास उन्होंने कितना दिया है बच्चों 52 और मोलर मास कितना है हेलियम का 4। गिवन मास है 52, मोलर मास है 4। तो अपन ने अब भी देखा मोल्स कितने आएंगे बच्चों 13 मोल, 13 मोल। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे अपन, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। फिर बोल दो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, कितने आएंगे रे, कितने आएंगे, कितने आएंगे, यस 78.2 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपको बस अपने दिमाग के द्वार पूरी तरीके से खुले रखने हैं बच्चों, तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। डन। चलो अब जाते हैं, ये दो मेरे को सॉल्व में से अच्छे लगे। अब हम जाएंगे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के पास, ठीक है। अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल ये हो गया आपका। हाँ बच्चों, मैंने वो जो चार्ट बताया था ना मैटर का, प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, एलिमेंट, उसके ना एग्जाम्पल्स करना। हाँ उसके एग्जाम्पल्स, फिर 5 लॉज है ना, वो 5 लॉज और ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना। 5 लॉज, वो मैटर के चार्ट के एग्जाम्पल और ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 4 अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 1। What is the ratio of molecules in 1 mole of NH3 and 1 mole of HNO3? Ratio of molecules in 1 mole of NH3 and 1 mole of HNO3। अब देखो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3। बच्चों 1 मोल ऑफ NH3 में कितने एटम्स आते हैं या मॉलिक्यूल्स आते हैं, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मॉलिक्यूल्स मतलब वही हुआ ना, 1 मोल ऑफ NH3 में कितने आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सेम बच्चों 1 मोल ऑफ HNO3 में कितने आएंगे, 1 मोल ऑफ HNO3 में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। येस और नो, येस और नो, येस और नो, वेरी गुड बच्चों, येस और नो, वेरी गुड, यहां तक तो क्लियर है। अब उन्होंने क्या बोला, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ NH3 अपॉन एटम्स ऑफ NH3 अपॉन atoms of HNO3, atoms of NH3 upon atoms of HNO3। atoms of NH3 कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बराबर HNO3 भी कितना है, उतना ही है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब रेशो आया 1:1। समझ में आया क्या? सो 1 मोल ऑफ NH3 में भी उतने हैं, 1 मोल ऑफ HNO3 में भी इतने ही है, 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो आ गया 1:1। सो सिंपल, सो चिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू ऑल रेडी? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, calculate the number of moles of hydrogen in 0.448 liters of hydrogen। ठीक है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं। एसटीपी दिया है क्या? नो 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 नो, एसटीपी तो दिया है क्या? हाँ एसटीपी दिया है, तो 22.4 आएगा। यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा है ये? बी वाला है ना। Calculate the moles of hydrogen, calculate the moles of hydrogen of, कितना दिया है वॉल्यूम? 0.448, 0.448 लीटर्स एट एसटीपी। बच्चों सो सिंपल है। अब एसटीपी पे मोल्स निकालने बोले हैं तो आप क्या करोगे?
बाप रे, मन में तुम लोग ऐसा सोचोगे मैम लेक्चर कब खत्म होगा। मैंने बोला ना धड़ाम धूम 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 आवाज आया, समझ लेना मैम गिर गए। ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम आप लेते थे बट एसटीपी बोला है तो आप लोगे 22.4, तो गिवन वॉल्यूम कितना है 0.448 लीटर अपॉन एसटीपी कितना है 22.4 लीटर। तो बोलो बच्चों मोल कितने आएंगे, कितने आएंगे 0.02 मोल। सिंपल, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां तक हो गया कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया। अब जाते हैं सी। द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, मास ऑफ एन एटम of hydrogen is, mass of an atom of hydrogen is 1.008 U. What is the mass of 18 atoms? What is the mass of 18 atoms? कैसा निकालेगा रे, कैसा निकालेगा? तो बच्चों सिंपल है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन का 1 एटम लो बच्चों, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1 U, बराबर है 1.008 मतलब 1 U ही है। अब वो पूछ रहे हैं 18 एटम्स का कितना, 18 एटम्स का कितना, तो 1 एटम का 1 U है तो 18 का कितना, तो 18 into 1 मतलब 18 एटम्स का मास हुआ बच्चों 8 in U। कितना हुआ 8 in U। समझ में आया क्या? अब नेक्स्ट मैं ले रही हूं आई वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? आई वाला, आई वाला, आई वाला, आई क्वेश्चन। I see you, do you see me? Calculate the molecules in 22 gram of acetic acid. एसिटिक एसिड। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं तो श्योर हूं कि आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आता ही नहीं है। ऐसा कैसा चलेगा, कैसा गुंडा बनेगा रे तू? एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला है पहले तो मेरे को वो बताओ बच्चों। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब आपको पहला लगेगा मोल, बराबर है मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 22 अपॉन मोलर मास। अभी एसिटिक एसिड का देखो, कार्बन है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 है लेकिन 3 यूनिट है तो 1 into 3, कार्बन 12 है हाइड्रोजन 1 है, 3 यूनिट है तो 1 into 3, वापस कार्बन आया 12, फिर ऑक्सीजन आया 16, बट बच्चों ऑक्सीजन के 2 यूनिट्स है सो 16 into 2 और प्लस 1। समझ में आया? कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 1 into 3 प्लस कार्बन है 12 और फिर कार्बन है 12, फिर ऑक्सीजन 16 into 2 और फिर आया प्लस 1। 16 into 2 क्यों किया? 16 into 2 क्यों किया बच्चों? क्योंकि 2 यूनिट्स है ना, तो ये आ गया बच्चों मोल इज इक्वल टू 22 अपॉन 60। आप ये सब ऐड और मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 22/60। तो इसके मोल आ गए 0.36 मोल। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूल्स 0.36 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 0.36 इंटू
0.36 into 6.022 into 10 raised to 23 items. 2.210 into 10 raised to 23 atoms. समझ में आया क्या? क्या किया? गिवन मास, मोलर मास एसिटिक एसिड का निकाला, मोल्स आ गए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस नंबर से. सो बच्चों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके प्रैक्टिस फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. चैप्टर का पूरा वन शॉट हो गया है, कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व. अब आपको याद रखना है कि ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या है. पहला मैटर वाला क्लासिफिकेशन का पूरा चार्ट विद डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, 5 लॉज में से एक लॉ 100% आएगा. और नेक्स्ट इज द न्यूमेरिकल. मोल वाले न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से करना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसी पे क्वेश्चन आने की होती है. कैसा लगा व्हिडिओ? जमलं की नाही हे मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. कमेंट करा जम्या मैम जम्या मैम जम्या मैम. चिंदी कॉन्सेप्ट था. और लेट मी नो हाउ वाज द लेक्चर. नेक्स्ट चैप्टर किस पे वन शॉट चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बोलो. बाकी मिलते रहेंगे रिकॉर्डेड सेशन में, लाइव्स में. 11th के लिए मैं लाइव आती हूँ 9:30 to 11 PM मंडे टू वेडनेसडे 9:30 to 11. बाकी मिलते रहेंगे. खुश रहो, हंसते रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. बाय बाय.